हैगबर्ट का कोलब्रुक टाउन के लोगों के साथ रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है। अब वो उन लोगों से एक दूरी बना चुके हैं, वो उन लोगों के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी किराएदार बेसी के साथ उनका रिलेशन कैसा है, क्या वो उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू। आई एम योर मेंटोर सोनू राठौड़ और आज के इस पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इन 3 पॉइंट्स के साथ में, जहां हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इस पार्ट 2 में रिलेशनशिप्स और इमोशंस और ज्यादा डीप होते जाते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे मिस बेसी कार्विल और कैप्टन हैगबर्ट के बीच रिलेशन कैसा है। इस सेकंड पार्ट को हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हम 3 पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे। पॉइंट 1, अ पैटर्नल बॉन्ड एंड हिडन प्रपोजल। इस फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि मिस बेसी कार्विल और कैप्टन हैगबर्ट के बीच में एक पैटर्नल बॉन्ड बन जाता है, मतलब बाप बेटी का एक रिश्ता हमें देखने को मिलता है। तो वो इनडायरेक्टली बेसी को प्रपोज करने की कोशिश करता है अपनी बहू बनाने के लिए। तो ये किस तरीके से होता है, कैसे इनका इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप होता है, कैसे इनमें ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो ये सारी चीज हम इस पार्ट में आज पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, अ फादर्स डिनायल एंड एंडलेस टुमारो। इस पॉइंट में हम देखेंगे मिस बेसी कार्विल अपने डाउट शो करती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस बेटे की ये बात कर रहे हैं वो बेटा अब इस दुनिया में है ही नहीं, शायद डूब चुका है। तो वो अपना डाउट प्रेजेंट करती है इनके सामने, लेकिन ये उस डाउट को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये उस पॉसिबिलिटी को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इनके बेटे की डेथ भी हो सकती है। तो उस डाउट से बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और इनकी जो होप है वो एंडलेसली टुमारो की तरफ कंटिन्यू करती है। इनकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ती जाती है कल से। पॉइंट थर्ड, अ बॉन्ड ऑफ बर्डन्ड लव एंड साइलेंट सफरिंग। इस पॉइंट थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं मिस बेसी कार्विल का अपने अंधे फादर जोसिया कार्विल के साथ कैसा रिलेशन है। इन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो एक बर्डन्ड लव का है। मिस बेसी कार्विल के फादर का नेचर भी काफी अब्यूजिव है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते मिस बेसी कार्विल को काफी बर्डन फील होता है। वो इमोशनली काफी सप्रेस्ड फील करती है और साइलेंटली उस सफरिंग को टॉर्चर करती जाती है, टॉलरेट करती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद पॉइंट फर्स्ट, अ पैटर्नल बॉन्ड एंड हिडन प्रपोजल। इस पॉइंट के अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं कि मिस बेसी कार्विल और कैप्टन हैगबर्ट के बीच में कैसे एक बाप बेटी का रिश्ता डेवलप होता है। वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं और इसी दौरान वो अपने बेटे के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देते देते उसको इनडायरेक्टली प्रपोज करता है अपनी बहू बनने के लिए। लाइफ के और भी इंसिडेंट्स शेयर करता है इसके साथ, क्योंकि वो इमोशनली काफी डिपेंडेंट है मिस बेसी कार्विल के ऊपर। सी लाइफ के बारे में इसको बताते हैं कि समुद्र में रहते हुए भी इनको समुद्र से ज्यादा प्यार नहीं हुआ, ये लैंड को ही ज्यादा पसंद करते थे। तो इस तरीके से इनका कॉन्वर्सेशन यहाँ पे चलेगा। Miss Bessie Carville is now comfortable with Hagbert's affectionate wink, a friendly but slightly personal gesture showing hidden emotional interest. कैप्टन हैगबर्ट और मिस बेसी कार्विल को पास रहते हुए काफी टाइम हो गया था, तो इनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। कैप्टन हैगबर्ट जब भी मिस बेसी कार्विल को देखते थे तो एक पिता की नजरों से, एक प्यार भरी या स्नेह भरी नजरों से उसकी तरफ विंक किया करते थे, मतलब दोनों आंखें झपकाया करते थे एक साथ। ये काफी फ्रेंडली लेकिन काफी पर्सनल जेस्चर था, इशारा था। तो इस जेस्चर के साथ में उनके इस आंख झपकाने की वजह से मिस बेसी कार्विल स्टार्टिंग में काफी अनकंफर्टेबल रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज के साथ में एडजस्ट हो गई और अब वो इस चीज को इजीली लिया करती थी। हैगबर्ट का मिस बेसी कार्विल की तरफ प्यार से देखकर पलके झपकाना शो करता है कि उनके अंदर हिडन इमोशनल इंटरेस्ट था बेसी के लिए, मतलब वो इमोशनली कहीं ना कहीं बेसी के अंदर इंटरेस्टेड थे, भावनात्मक रूप से उनका बेसी के साथ जुड़ाव हो गया था, तो वो इमोशनली बेसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। अर्लियर शी थॉट द पुअर फेलो वाज मैड एंड नाउ शी फील्स देयर वाज नो हार्म इन हिम। स्टार्टिंग में जब कैप्टन हैगबर्ट बेसी को देखकर विंक किया करते थे, उसकी तरफ पलके झपकाया करते थे या आंख मारा करते थे आउट ऑफ लव, तो इसको ऐसे लगता था कि ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है, इसको पता नहीं लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन अब जब वो कैप्टन हैगबर्ट को अच्छे से जानने लग गई थी, उसकी सिचुएशंस को, उनके सर्कमस्टांसेस को समझती थी, तो अब उसका ये मानना था कि इस बूढ़े आदमी का ऐसा करने में कोई भी हार्म नहीं है, इस इंसान के इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर फीलिंग्स शिफ्ट फ्रॉम फियर टू सिंपैथी, और इस तरीके से पास रहते हुए इन दोनों का इमोशनल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मिस बेसी कार्विल की स्टार्टिंग की फीलिंग, जो कि एक फियर की थी, जो स्टार्टिंग में इसको कैप्टन हैगबर्ट को देख के डर लगा करता था, अनकंफर्टेबिलिटी होती थी, वो अब सिंपैथी के अंदर बदल गई, पिटी के अंदर बदल गई थी। She experiences unacknowledged
pleasurable and incredulous emotion, feelings that she cannot openly understand. कैप्टन हैगबर्ट को मिस बेसी कार्विल जब भी देखती थी तो वो एक ऐसा इमोशन फील किया करती थी जो कि अनएक्नॉलेज्ड होता था। अनएक्नॉलेज्ड मतलब जाना पहचाना नहीं होता था, कुछ एक नया ही इमोशन और एक नया ही जुड़ाव वो महसूस करती थी। एक ऐसा जुड़ाव, एक ऐसी भावना जो प्लेजरेबल होती थी, जो उसको बहुत ज्यादा खुशी देने वाली होती थी, एट द सेम टाइम इनक्रेडुलस भी होती थी। मतलब ऐसा इमोशन उसने अपनी लाइफ में पहले कभी भी फील नहीं किया था। ये फीलिंग जो उसको कैप्टन हैगबर्ट के लिए, या इमोशनल कनेक्ट, एक जुड़ाव जो कैप्टन हैगबर्ट के लिए उसको फील होता था, ये कभी भी इस फीलिंग को ओपनली समझ नहीं पाई कि ये किस तरीके की फीलिंग है। She was emotionally attracted and confused. वो भी भावनात्मक रूप से इमोशनली कैप्टन हैगबर्ट की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी, इमोशनली उनसे जुड़ती जा रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो कंफ्यूज भी थी, काफी पजल्ड भी थी कि मैं इस बूढ़े आदमी के लिए इतना ज्यादा पिटी या सिंपैथी क्यों फील कर रही हूँ। हैगबर्ट said that Harry would be 1 and 30 next July, ready for marriage. अब क्योंकि कैप्टन हैगबर्ट और बेसी के बीच में इमोशनल कनेक्ट होने लग गया है, एक इमोशनल बॉन्ड बनने लग गया है, तो वो काफी सारी बातें बेसी के साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं हैरी नेक्स्ट जुलाई को, अगले जुलाई को 31 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार है, अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई है। He indirectly hinting at Bessie told her that a nice sensible girl would suit him. वो हैरी की शादी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी और सेंसिबल मतलब समझदार लड़की सूट करेगी हैरी को शादी के लिए, और ये कहते हुए वो मिस बेसी की तरफ हिंट करते हैं, मतलब वो समझदार और अच्छी लड़की मेरी नजरों में तुम ही हो। ऐसा वो डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली बेसी की तरफ इशारा करते हैं, उसको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपने बेटे हैरी के लिए तुमको चूज किया है। He believes in a good home and stable life. कैप्टन हैगबर्ट का ये मानना था कि एक अच्छा घर और स्टेबल लाइफ ही सब कुछ होता है। अच्छा घर जो कि एक वाइफ मेंटेन करे और उस घर के अंदर एक स्टेबल लाइफ अगर जी जाए तो वो ही मुझे बहुत पसंद है और वही मेरे बेटे को भी पसंद है। He criticizes soft, weak men. Soft chaps make a woman miserable. वो सीधे या सिंपल दिखने वाले लड़कों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इनको वीक और सॉफ्ट लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो लड़के जो हाई स्पिरिटेड होते हैं, जिनमें गर्मजोशी होती है, जवान जोश वाले, एक्साइटेड, एनर्जी या बहुत ज्यादा उत्साह वाले जो लड़के होते हैं, वही लड़के अच्छे होते हैं। ये साधारण से या बहुत ही सॉफ्ट या फिर पोलाइट दिखने वाले लड़के जो हैं वो औरत की जिंदगी को मिजरेबल बना देते हैं, दयनीय बना देते हैं। It shows his obsession with domestic life with indirect proposal. अब ये जो सारा कॉन्वर्सेशन हैरी के बारे में वो मिस बेसी कार्विल से करता है, इस कॉन्वर्सेशन से साफ पता चलता है कि वो ऑब्सेस्ड है, मतलब पूरी तरह से फैसिनेट हो चुके हैं, आकर्षित हो चुके हैं डोमेस्टिक लाइफ से। मतलब काम करने के लिए जो लोग समंदर में जाते हैं तो समुद्री जीवन से काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं, वो उस लाइफ को डिसलाइक करते हैं और वो पूरी तरीके से आकर्षित है डोमेस्टिक लाइफ की तरफ कि किस तरीके से एक घर बनाया जाए, उसके अंदर रहा जाए, एक अच्छी वाइफ हो जो घर को संभाले। तो इस तरीके से डोमेस्टिक लाइफ से वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है और एक इनडायरेक्ट प्रपोजल वो बेसी के सामने प्रेजेंट करते हैं अपनी बहू बनने के लिए। हैगबर्ट हैड बीन अ सेलर ऑल हिज सी लाइफ। कैप्टन हैगबर्ट ने एक सी लाइफ, एक समुद्री जीवन व्यतीत किया था और अपनी पूरी जिंदगी भर वो एक सेलर के तौर पर ही काम करता रहा, एक नाविक के तौर पर ही उन्होंने काम किया था। His love for land became strong. इनका जो जमीन के लिए प्यार है, मतलब समंदर में जॉब करते हुए भी ये समंदर से ज्यादा प्यार नहीं करते थे, समंदर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जमीन से इनका जुड़ाव और प्यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अफेक्शन टर्न टू द लैंड, और इनका जो अफेक्शन है, इनका प्यार, इनका स्नेह है, सारा का सारा अफेक्शन जमीन से जुड़ जाता है। He develops profound and emotional animosity towards the sea. धीरे धीरे इनके अंदर बहुत ही प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरी, बहुत ही ज्यादा गहरी और भावनात्मक एक दुश्मनी, एक शत्रुता पैदा होने लगती है सी के लिए। टू हिम सी सिंबलाइजेज सफरिंग एंड लैंड और होम सिंबलाइजेज कंफर्ट और सेफ्टी। कैप्टन हैगबर्ट बताते हैं कि मेरे लिए समंदर सफरिंग्स का, परेशानी का, प्रॉब्लम का प्रतीक है, जबकि लैंड, जमीन या मेरा घर जो है वो मेरे लिए प्रतीक है आराम का, सुरक्षा का। मैं एक सेलर होने के बावजूद भी समंदर की तुलना में जमीन से ज्यादा जुड़ाव या लगाव रखता हूँ। He says people don't understand what they do
when they send their boys to sea। वो आगे कहते हैं कि लोग जब अपने बच्चों को समुद्री यात्राओं पर भेजते हैं, उनको जॉब करने के लिए भेजते हैं, सेलर बना देते हैं, नाविक बना देते हैं और बड़े बड़े जहाजों पर काम करने के लिए भेज देते हैं बीच समंदर के अंदर, तो उन लोगों को नहीं पता, वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के प्रति कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा अन्याय किया है। He shows strong criticism by saying that they make convicts of them। वो समंदर के प्रति अपनी नापसंदगी दिखाता है, अपनी आलोचना व्यक्त करता है ये कहते हुए कि ऐसे लोग जो अपने बच्चों को समंदर में काम करने के लिए भेजते हैं जहाजों के ऊपर, वो लोग अपने बच्चों को एक ही बार में कन्विक्ट्स बना देते हैं, मतलब अपराधी बना देते हैं। मतलब वो बच्चे समंदर में जहाजों पर काम करने के लिए जाते हैं और काफी 8-9 महीनों तक वो वापस घर में कदम नहीं रखते, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति पैदा होना काफी नॉर्मल है। इसीलिए वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को समंदर में भेजते हैं एक सी लाइफ को जीने के लिए, लोग अपने बच्चों के साथ बहुत ही गलत करते हैं, ऐसा मानना था कैप्टन हैगबर्ड का। और एक सेलर होने के बावजूद भी वो सी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जमीन से इनका जुड़ाव काफी ज्यादा था। सेलर्स रेयरली स्टे एट होम मोर देन हाफ ऑफ देयर लाइफ टाइम, दे डू नॉट पुट देयर फीट इनसाइड देयर हाउस। कैप्टन हैगबर्ड आगे अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं और वो कहते हैं कि सेलर्स जो होते हैं, नाविक जो समुद्रों में काम करते हैं, समुद्र में यात्रा करते हैं जहाज के अंदर, वो बड़ी मुश्किल से ही, रेयरली मीन्स बड़ी मुश्किल से ही घर पे रहते हैं। आधी से ज्यादा जिंदगी उनकी ऐसे बीत जाती है कि वो अपने घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखते और अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ समुद्र के अंदर बिता देते हैं। इट शोज लोनलीनेस, डिसकनेक्शन एंड हार्डशिप्स ऑफ सी लाइफ। अब उनकी इन बातों से साफ पता चलता है कि वो कितने लोनली थे अपनी लाइफ में, कितना डिसकनेक्टेड फील किया करते थे और उन्होंने अपनी सी लाइफ के अंदर कितनी हार्डशिप्स को, कितनी परेशानियों को फेस किया है। तो ये सारी चीजें वो बेसी के साथ में शेयर करते हैं और सी लाइफ के प्रति एक अपने हेट्रेड, डिसलाइक को बताते हैं। आफ्टर गेटिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज वाइफ्स बैचलर अंकल हु वर्कड इन अ कोल माइन, ही लेफ्ट द सी एंड एस्केप्ड एज दो ही हैड एस्केप्ड द गेलीज। अब जब वो समंदर में काम कर रहे थे जहाज के ऊपर सेलर के तौर पे, तो ऑफ कोर्स वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे थे और जैसे ही उनकी वाइफ के एक अंकल की डेथ हुई, वो अंकल जो कि एक कोल माइन के अंदर काम किया करते थे और काफी पैसा उन्होंने कमाया था, लेकिन उन अंकल के कोई बच्चा नहीं था, कोई बीवी नहीं थी। तो जब उन अंकल की डेथ हुई तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इनकी वाइफ के नाम हो गई और जैसे ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और ये समंदर में अपना काम छोड़ करके वहां से भाग आते हैं। और वो इस तरीके से भागते हैं जैसे कि वो गैलीज को एस्केप करके भागे हों। गैलीज का मतलब होता है अ लाइफ ऑफ स्लेवरी एंड हार्डशिप, कि वो जिंदगी जो इनको एक स्लेव जैसा महसूस करवाती थी, काफी प्रॉब्लम्स, काफी हार्डशिप्स इन्होंने फेस की थी, वो लाइफ छोड़ करके ये वापस अपने घर पे आते हैं। His voyages were short, never out of sight of England। कैप्टन हैगबर्ड के समुद्री जीवन के दौरान उनकी जो वॉयजेस थी, उनकी जो समुद्री यात्राएं थी, वो कभी भी ज्यादा लंबी नहीं थी। वो इंग्लैंड से ज्यादा दूर नहीं जाया करते थे। वो जहां पर भी जाते वहां से उनको इंग्लैंड विजिबल होता। कहने का ये मतलब है कि ये इंग्लैंड की धरती से ज्यादा दूर कभी भी नहीं गए थे अपने समुद्री जीवन में। He proudly says, I have never been farther than 80 fathoms from the land। बड़े गर्व से मिस बेसी को बताते हैं कि मैं कभी भी 80 फैदम्स समुद्र की गहराई नापने की एक यूनिट होती है, तो 80 फैदम से दूर कभी भी नहीं गया। मतलब जमीन से लेकर 80 फैदम के अंदर अंदर ही मेरी समुद्री यात्राएं मैंने तय की है। मिस कार्विल लिसन्स टू हिम व्हाइल स्विमिंग पीसफुली इन फ्रंट ऑफ कॉटेज ऑन समर आफ्टरनून्स। ये सारी बातें कैप्टन हैगबर्ड मिस बेसी के साथ में शेयर करते हैं और मिस बेसी कार्विल शांति से बैठी बैठी स्विमिंग कर रही थी, मतलब सिलाई बुनाई का काम कर रही थी और गर्मियों की दोपहर थी और अपने कॉटेज के बाहर बैठे हुए इनकी बातों को शांति से सुन रही थी। हैगबर्ड डग एवरी डे इन हिज फ्रंट प्लॉट बट प्लांटेड नथिंग। अब कैप्टन हैगबर्ड की एक और हैबिट थी, वो क्या करते, हर दिन अपने सामने वाले प्लॉट में खुदाई करते ताकि वो वहां पर कुछ प्लांट्स ग्रो कर सके, लेकिन सिर्फ डिगिंग करते, वहां पर कोई भी बीज वो प्लांट नहीं करते, कोई भी पौधा प्लांट नहीं करते। He just kept saying just at present। वो बस यही कहते रहते कि बस अभी के लिए खोदा है मैंने इस ग्राउंड को। To Bessie he explained clearly, not till our Harry comes home tomorrow। Tomorrow becomes his repeated hope।
और वो बेसी को डिटेल में एक्सप्लेन करते कि हम इस खुदाई किए हुए प्लॉट में तब तक कुछ नहीं बोएंगे जब तक कि हमारा हैरी कल नहीं आ जाता। मतलब हैरी के आने की तैयारियां कर रहा हूं मैं, हैरी आने के बाद ही डिसाइड करेगा कि कौन से फ्लावर की सीड्स यहाँ पर बोने हैं। तो ये बातें वो बेसी के सामने एक्सप्लेन किया करता था और दूसरे लोग अगर उसको पूछते तो वो कहता कि नहीं, बस अभी के लिए मैंने इस ग्राउंड को खोदा है। अब उसका बेटा कल आने वाला है ऐसी उसको उम्मीद है, तो टुमारो मतलब कल उसके लिए एक ऐसी उम्मीद बन जाती है, एक ऐसी होप बन जाती है जो कि बार बार उसके दिमाग में आती रहती है। इट अवेकन्स द वेगेस्ट पिटी इन मिस कार्विल। कैप्टन हैगबर्ट जब लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर नहीं करते, लेकिन वही बातें मिस बेसी के साथ में डिटेल में एक्सप्लेन करके शेयर करते हैं, तो मिस बेसी कहीं ना कहीं पिटी फील करती है उनके ऊपर, दया फील करती है, सिंपैथी फील करती है उनके टुवर्ड्स। और वो सिंपैथी भी क्लियर नहीं होती उसके माइंड में, वेग फॉर्म में होती है, अनक्लियर फॉर्म में होती है। वो नहीं समझ पाती कैप्टन हैगबर्ट के साथ में अपने इस रिश्ते को, लेकिन वो इमोशनली उनके साथ में कनेक्ट होती जा रही है। एवरीथिंग इज पोस्टपोन्ड इन दैट वे। आज इस तरह कैप्टन हैगबर्ट अपने फ्रंट प्लॉट को डिगिंग करते थे रोजाना, लेकिन उसके अंदर कुछ भी प्लांट नहीं करते थे और ये प्लांटिंग का काम वो कल पे पोस्टपोन कर देते थे कि कल जब मेरा बेटा हैरी आएगा तब हम यहाँ पे फ्लावर्स की जो सीड है उनको सो करेंगे, बोएंगे। तो इस चीज को वो कल पे पोस्टपोन करते जा रहे थे, कल पे शिफ्ट करते जा रहे थे। प्रिपेयर्स द ग्राउंड एंड प्लान्स टू सो इट इन फ्यूचर। वो पूरे फ्रंट ग्राउंड को, फ्रंट प्लॉट को तैयार कर देते हैं खोद के, लेकिन प्लानिंग करते हैं फ्यूचर में इसके अंदर बीज बोने की, क्योंकि वो हैरी का वेट कर रहे हैं जो कल आएगा। इट शोज ही लिव्स इन फ्यूचर इल्यूजन नॉट प्रेजेंट रियलिटी। उसकी ये हरकतें हमें दिखाती है कि वो भविष्य के अंदर होने वाले एक भ्रम में रह रहा है। मतलब वो कल के अंदर जी रहा है, एक भ्रम में जी रहा है। वो कल जो कभी नहीं आएगा, वो प्रेजेंट की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। He had made all sorts of furniture ready for his son for tomorrow. इसने अपने घर में सभी तरह का फर्नीचर भी रेडी करवा रखा था अपने बेटे के लिए, ताकि मेरा बेटा जब कल आएगा तो वो फिर से इस घर को अरेंज करने के लिए, सारा सामान वगैरह यहाँ पर अरेंज करने के लिए इस घर से वापस ना चला जाए, तो पहले ही मैं उसके लिए सारी फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार रखूं। तो उसने हर तरह का फर्नीचर अपने घर में जमा करके रखा हुआ था अपने बेटे के लिए। मिस कार्विल इमेजिन्स द हाउस फर्नीचर पाइल्ड अप एज अ वेयरहाउस। कैप्टन हैगबर्ट के घर में जो फर्नीचर था, वो फर्नीचर देखना किसी को भी अलाउ नहीं था। वो बस मिस बेसी कार्विल को बताते थे उस फर्नीचर के बारे में कि मैंने हैरी के लिए सब कुछ अरेंज कर रखा है, लेकिन वो फर्नीचर इन्होंने मिस बेसी कार्विल को भी नहीं दिखाया था। अब बेसी जो है वो इमेजिन करती है, कल्पना करती है एक ऐसे घर के बारे में जिसके अंदर इतना सारा फर्नीचर भरा पड़ा है, जैसे कि किसी वेयर हाउस में हो, जैसे किसी कारखाने में हो, वैसे वो ऐसे इमेजिन करने लगती है। She gets emotionally involved in his dream. हैगबर्ट की बातों को लगातार सुनने के बाद, उसके साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद में मिस बेसी कार्विल भी भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करती है उसके इस ड्रीम में। वो भी ऐसा मानने लगती है कि कल इसका बेटा सच में आ जाएगा और फिर वो मुझसे शादी करेगा, मैं इस घर में रहूंगी। इस तरीके से वो भी इन्वॉल्व हो जाती है कैप्टन हैगबर्ट के इस इल्यूजन में। द इल्यूजन बिगिंस टू अफेक्ट हर माइंड टू। कैप्टन हैगबर्ट का ये जो भ्रम था कि उसका बेटा कल आने वाला है, उससे जुड़ी हुई सारी तैयारियां, उसकी शादी के बारे में सोचना, तो ये सारी की सारी चीजें इस बेसी कार्विल को भी प्रभावित करने लग जाती है, अफेक्ट करने लग जाती है धीरे धीरे। हैगबर्ट डिस्कसेस स्मॉल थिंग्स विद बेसी, योर ड्राइंग लाइन, योर फ्लावर्स एटसेट्रा। कैप्टन हैगबर्ट जो है वो छोटी छोटी चीजें बेसी के साथ में डिस्कस किया करता था, उसको इमोशनली इन्वॉल्व किया करता था अपने प्लान के अंदर। वो इनडायरेक्टली उसको हिंट किया करता था कि हैरी के साथ शादी करने के बाद जब तुम इस कॉटेज में आ जाओगी तो तुम्हारी ड्राइंग लाइन यहाँ पर बनी हुई होगी, हैरी तुमको भी मौका देगा कि तुम अपनी पसंद के फ्लावर्स भी इस गार्डन के अंदर लगा सको। He includes her in his plans for tomorrow, shows emotional closeness. वो कल के लिए जो भी प्लान्स बना रहा था, मतलब अपने बेटे के अराइवल के लिए जो भी तैयारियां कर रहा था, उन तैयारियों में, उन प्लान्स में वो मिस बेसी को भी इन्वॉल्व करता है और इस तरीके से अपना एक भावनात्मक जुड़ाव शो करने की कोशिश करता है बेसी के प्रति। और बेसी भी इस चीज से काफी ज्यादा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। वो भी इसके प्लान्स में धीरे धीरे शामिल होने लग जाती है और अपने आप को इमेजिन करने लगती है हैरी की वाइफ के तौर पे, इसके घर की बहू के तौर पे। She reacts to this with blushed faintly. और वो इन सारी बातों के ऊपर बोलकर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन वो ब्लश करने लग जाती, शर्माने लग जाती। It suggests romantic tension and future marriage hint. अब इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है
कि बेसी के अंदर एक रोमांटिक टेंशन चल रही है। ऑफ कोर्स कैप्टन हैगबर्ट ने इसको क्लियरली कहीं पे भी पूरे चैप्टर में नहीं कहा है कि वो इसको अपनी बहू बनाएगा या हैरी के साथ शादी करवाएगा, लेकिन उसकी बातों से इनडायरेक्टली बेसी को और ऑडियंस को भी ये हिंट मिलता है कि वो बेसी के अंदर इंटरेस्टेड है, उसकी शादी हैरी से करवाना चाहता है, क्योंकि वो उसको एक नाइस और सेंसिबल गर्ल समझता है। तो यहाँ पर एक रोमांटिक टेंशन, एक कंफ्यूजन बेसी के अंदर चल रहा है और फ्यूचर मैरिज हिंट जो है वो भी कैप्टन हैगबर्ट दे रहा है मिस बेसी को। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर टुमारो के पार्ट 2 का फर्स्ट पॉइंट आज हमने कवर किया है। इसके अंदर हमने देखा कि धीरे धीरे कैसे बेसी कैप्टन हैगबर्ट के विंक के और उसके जेस्चर्स की आदी हो जाती है, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है, उनका एक इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन बनने लगता है। कैप्टन हैगबर्ट वो सारी बातें जो किसी और के साथ शेयर नहीं करता, उन बातों को डिटेल में मिस बेसी के साथ शेयर करता है, क्योंकि वो इमोशनली कहीं ना कहीं बेसी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो बेसी के साथ शेयर करता है अपनी पास्ट लाइफ की बातें, जब वो समुद्र में यात्रा किया करता था, जब वो एक सेलर था, अपने समुद्र के प्रति अपनी नापसंदगी को शो करता है और बताता है कि लैंड के लिए मेरा जो लव है वो काफी इन्फिनिट है। लाइफ उसके लिए सफरिंग्स का सिंबल है, जबकि लैंड या होम उसके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी का सिंबल बन जाता है। ये सारी चीजें वो बेसी के साथ में शेयर करता है। साथ ही साथ अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसकी उम्र अब शादी लायक हो गई है और उसके लिए एक सेंसिबल और नाइस लड़की की जरूरत है। वो होम और स्टेबल लाइफ की इंपॉर्टेंस बेसी के सामने बताता है और इनडायरेक्टली उसको हिंट करने की कोशिश करता है कि वो हैरी की वाइफ बने। वो अपने सारे के सारे प्लान्स, सारे काम कल के लिए बनाता है, सारे कामों को कल के लिए पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसका बेटा हैरी कल आने वाला है। वो अपने सारे स्मॉल डिस्कशंस में, सारी प्लानिंग्स में जो कल के लिए होती हैं, उन सब में मिस बेसी को इन्वॉल्व करता है और बेसी भी उसके इस इल्यूजन से धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है। उसका माइंड भी ये एक्सेप्ट करने लगता है कि उसको हैरी से शादी करनी है, हैरी उसको प्रपोज करेगा, बाद में वो इसके घर की बहू बनेगी। इस तरीके से उसके माइंड में एक कंफ्यूजन चलने लगता है और वो अपना माइंड मेकअप करने लगती है। लेकिन हमें एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना है कि पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कैप्टन हैगबर्ट ने ओपनली ये अनाउंस नहीं किया है कि वो हैरी की शादी बेसी कार्विल के साथ करवाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पॉइंट, अ फादर्स डिनायल एंड एंडलेस टुमारो। एक फादर किस तरीके से इस झूठे विश्वास से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और उसकी उम्मीदें एक टुमारो के साथ जुड़ी रहती है काफी लंबे समय तक। कार्विल डाउट्स, could not even be quite sure that he had a son। अब मिस कार्विल उसके प्लान्स में इमोशनली शामिल होती जा रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक डाउट में है, एक शक में है। वो श्योर नहीं हो पा रही इस बात को लेकर के कि कैप्टन हैगबर्ट का कोई बेटा है भी या नहीं। स्टिल शी प्रिटेंड्स बिलीव, लाफिंग अ लिटिल टू सॉल्व हर कंसाइंस। लेकिन फिर भी वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करती है, वो ये दिखावा करने की कोशिश करती है कि वो बिलीव करती है, मतलब उसको कैप्टन हैगबर्ट की बातों में बिलीव है, और थोड़ा सा हंस करके वो अपनी अंतरात्मा को शांत करने की कोशिश करती है कि ऑफ कोर्स अगर ये आदमी इतना कह रहा है तो इसका कोई ना कोई बेटा जरूर होगा। शी सपोर्ट्स हैगबर्ट्स इल्यूजन आउट ऑफ काइंडनेस एंड पिटी। वो कैप्टन हैगबर्ट का इस झूठे विश्वास में, इस झूठे भ्रम में साथ देती है, सपोर्ट करती है उसको इमोशनली, सिर्फ और सिर्फ दया की भावना की वजह से। वो उसके ऊपर पिटी शो करती है, उसको काफी तरस आता है उसके ऊपर, इसीलिए वो उसको इमोशनली सपोर्ट करती है और उसकी बातों को एक्सेप्ट करती है जैसे भी वो कहता है। हैगबर्ट्स होप हैज रीजनेबल डिटेल्स बट इज स्टिल इल्यूजन। कैप्टन हैगबर्ट अपने बेटे के बारे में जो भी डिटेल्स बताता है वो काफी रीजनेबल होती है, काफी लॉजिकल होती है। वो बिल्कुल भी हवाई बातें नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी ये सारी बातें एक इल्यूजन ही होती है, इनका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं होता। हिज बिलीफ इज इमोशनल लॉजिकल। उसका ये जो विश्वास था कि उसका बेटा कल आएगा, ये उसका बिलीफ इमोशनल है, बहुत ही भावनात्मक है, इसके अंदर लॉजिक या सेंस वाली कोई बात नहीं है। When she asks, why don't you think he is drowned? Hagbard reacts with horror and incredulity। एक बार मिस बेसी अपने डाउट को कैप्टन हैगबर्ट के सामने रख देती है और कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि वो पानी में डूब चुका होगा? हैरी आपका बेटा जो है वो अब तक पानी में डूब चुका होगा। कैप्टन हैगबर्ट इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अविश्वास, इनक्रेडिबिलिटी शो करते हैं। उनको इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा हैरी डूब भी सकता है। He cannot accept even the possibility of his death। कैप्टन हैगबर्ट
इस बात की पॉसिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके बेटे की डेथ भी हो सकती है क्या। इतने अटूट इल्यूजन में वो जी रहे थे और मिस बेसी को आउट ऑफ पिटी और काइंडनेस उनको इमोशनली सपोर्ट करना पड़ रहा था। He says the sea can't keep him. He is not a sailor, so he is bound to come back. कैप्टन हैगबर्ड मिस बेसी के उस डाउट को डिसमिस करने के लिए कहते हैं कि समंदर मेरे बेटे हैरी को नहीं रख सकता, मेरा बेटा कोई सेलर नहीं है, इसीलिए उसको वापस आना होगा अपने घर पे। He creates false logic to protect his belief. वो अपने इस झूठे विश्वास को बनाए रखने के लिए झूठे और गलत लॉजिक लगाता है। कोई सेलर होता है, उसी को समंदर अपने पास रखता है या लहरें उसको डुबा देती है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन वो अपने झूठे विश्वास को, इस इल्यूजन को बनाए रखने के लिए ये झूठा लॉजिक मिस बेसी के सामने पेश करता है। मिस कार्विल स्टॉप्स क्वेश्चनिंग हिम, शी नेवर ट्राइड अगेन। उस दिन के बाद मिस बेसी कार्विल उससे हैरी के एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल पूछना बंद कर देती है। उसने फिर से कभी भी कोशिश नहीं की अपने डाउट्स को कैप्टन हैगबर्ड के सामने रखने की। He depends on her emotionally. इन बातों से पता चलता है कि कैप्टन हैगबर्ड भावनात्मक रूप से मिस बेसी के ऊपर निर्भर करते थे। She becomes his emotional support system. मिस बेसी कैप्टन हैगबर्ड का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम थी, जो इमोशनली उनको सपोर्ट दिया करती थी, सहारा दिया करती थी। She listens him silently and mocks him. मिस बेसी चुपचाप उनकी बातें सुना करती थी और उसके जो भी डाउट होते या फिर उसका जो इरिटेशन होता वो अकेले में जाकर के उनको मोक किया करती थी, इनका मजाक उड़ाया करती थी। Her appearance, dead white complexion, blushed with difficulty, shows her suppressed emotion and tired life. मिस बेसी का जो अपीयरेंस था, उनका जो लुक था, तो सफेद पड़ा हुआ चेहरा, मतलब बिल्कुल सफेद, कलरलेस उनका कॉम्प्लेक्शन था और वो बड़ी ही डिफिकल्टी के साथ ब्लश किया करती थी, मतलब खुल के हंसती मुस्कुराती नहीं थी। तो उनका ये रंग उड़ा हुआ चेहरा, उनका ये कॉम्प्लेक्शन और डिफिकल्टी से मुस्कुराना, मतलब खुल के हंसना नहीं, बोलना नहीं, मुस्कुराना नहीं, ये सारी चीजें शो करती है कि उनके इमोशंस कितने ज्यादा सप्रेस्ड थे, कितने ज्यादा दबे हुए थे और उनकी लाइफ कितनी ज्यादा टायर्ड थी, थका देने वाली थी, कि वो खुल के कहीं पे भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। Now we have come up to our third point, a bond of burdened love and silent suffering. मिस बेसी कार्विल और जोसिया कार्विल के बीच में बाप बेटी का जो रिलेशन है वो एक बर्डन्ड लव बन चुका है, वो एक बोझ बन चुका है बेसी कार्विल के ऊपर और वो साइलेंटली इस सफरिंग को एंड्योर करती है, बर्दाश्त करती है। जोसिया कार्विल इंटरैक्ट्स विद बेस्टिल रोरिंग, ही इज डिस्क्राइब्ड एज बैड टेम्पर्ड एंड सर्ली। गर्मियों की आफ्टरनून में जब मिस बेसी कार्विल अपने कॉटेज के बाहर बैठी हुई थी और कैप्टन हैगबर्ड के साथ उसकी बातचीत चल रही थी और वो स्विमिंग का काम कर रही थी, उसी दौरान जोसिया कार्विल बीच में दखल देता है और घर से एक जंगली जानवर की तरह जोर जोर से दहाड़ने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जोसिया कार्विल को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है एक बहुत ही बुरे स्वभाव वाले और चिड़चिड़े और बदमिजाज आदमी की तरह। सर्ली का मतलब होता है बदमिजाज, चिड़चिड़े स्वभाव वाला। हर फादर इज ब्लाइंड एंड डिपेंडेंट। मिस बेसी कार्विल के फादर जोसिया कार्विल अंधे हैं और पूरी तरीके से निर्भर करते हैं बेसी कार्विल के ऊपर। ब्लाइंडनेस हैड ओवरटेकन हिम, अंधेपन ने पूरी तरीके से अफेक्ट कर दिया था जोसिया कार्विल को, मतलब उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। He treats her like she caused his suffering. जोसिया कार्विल अपनी बेटी बेसी कार्विल को इस तरीके से ट्रीट किया करते थे, बहुत हार्शली ट्रीट किया करते थे, जैसे कि उनके इस अंधेपन का कारण उनकी बेटी हो। This is how Bessie's life is full of duty, sacrifice and emotional burden. और इस तरीके से बेसी की जो जिंदगी है वो बस काम, बलिदान और भावनात्मक बोझ से बंधी हुई है। उसकी जिंदगी में बस उसको ड्यूटी निभानी है अपने फादर के प्रति, अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना और इमोशनल बर्डन को कैरी करना ही उसकी लाइफ में दिखाई देता है। कैप्टन हैगबर्ड शोज हिज डिसअप्रूवल of his tenant by calling him a very extravagant fellow, suggesting he is wasteful. कैप्टन हैगबर्ड अपना डिसअप्रूवल दिखाते हैं, अपनी डिसलाइकिंग दिखाते हैं अपने किराएदार के प्रति। कैप्टन हैगबर्ड अपनी नापसंदगी शो करते हैं जोसिया कार्विल के प्रति और वो कहते हैं कि जोसिया कार्विल एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट फेलो है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो बहुत खर्चीला होता है, जो पैसे बहुत ज्यादा खर्च करवाता है।
और ये बात कह के वो सजेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा वेस्टफुल, बहुत पैसे खर्च करने वाला आदमी है, और इस तरीके से उसके प्रति अपनी डिसलाइकिंग शो करते हैं बेसी के सामने। He remarks that the man has no son to provide for, reflecting the belief that the son brings more responsibility. कैप्टन हैगबर्ट मिस बेसी से कहते हैं कि इस आदमी के पास, मतलब जोसिया कार्विल के तो कोई बेटा नहीं है जिसके लिए इसको कुछ चीजें अरेंज करनी पड़े, मैनेज करनी पड़े। उसकी इस बात से ये शो होता है कि बेटे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं, मतलब बेटों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेटों के लिए हमें बहुत कुछ अरेंज करके रखना पड़ता है, जबकि लड़कियां लेस डिमांडिंग होती है, उनके लिए ज्यादा अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर यही बात वो मिस बेसी कार्विल को बता रहा है उसके फादर के बारे में। वो बता रहे हैं कि उसके फादर इतना क्रूअल और अब्यूजिव बिहेवियर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं है जिसके प्रति उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। बस तुम एक बेटी हो जिसको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जिसके प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लड़कियां बहुत सबमिसिव होती है, पोलाइट होती है, लेस डिमांडिंग होती है। He further expresses his narrow thinking by saying that girls don't require so much and don't run away from home. जैसे जैसे वो आगे बात करता जाता है, उसकी छोटी सोच के बारे में हमें पता चलता है। वो आगे कहता है कि लड़कियों को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए लड़कियों के प्रति माँ बाप की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और लड़कियां घर से भी नहीं भागती है, इसीलिए इस टेंशन से भी पेरेंट्स दूर रहते हैं। इसीलिए लड़कियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और लड़कियों के लिए ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ते। प्रेजेंटिंग दैम एज ओबीडिएंट एंड लेस डिमांडिंग, वो अपनी बातों से ये प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होती है, पेरेंट्स का कहना मानती है और उनकी डिमांड्स भी बहुत कम होती है, इसीलिए लड़कियों के लिए टेंशन लेने की पेरेंट्स को कोई जरूरत नहीं होती। इसी वजह से उसके फादर जोसिया कार्विल काफी फ्री महसूस करते हैं क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं है। अगर कोई बेटा होता तो उसके प्रति उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती। ऑन द अदर हैंड उनके तुम्हारे जैसी बेटी है तो उनके ऊपर इतना कोई हैवी बर्डन नहीं है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। उन्होंने तुमको फॉर ग्रांटेड लिया है क्योंकि लड़कियां सबमिसिव, पोलाइट और लेस डिमांडिंग होती है। इस तरीके से बातें करके वो अपनी छोटी सोच दर्शाता है, नैरो थिंकिंग को शो करता है। His appearance in maritime rig with a beard of Father Neptune, like a sea god who has exchanged the trident for the spade, highlights his past life at sea and present settled life. हैगबर्ट का जो लुक है, उनका जो अपीयरेंस है मैरीटाइम रिग में, मैरीटाइम होता है वो पुराने जमाने की सेलर की पोशाक, सेलर की ड्रेस। जब ये सी लाइफ जिया करते थे, अपनी यंग एज में सेलर का काम किया करते थे, तो उस टाइम पे इनका जो ड्रेस था वो ड्रेस आज इन्होंने पहन रखी थी और इसके अंदर इनका अपीयरेंस ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र के देवता नेपच्यून होते हैं उनके जैसा। ऐसी ब्लू कलर की ड्रेस पहनते हैं और उनकी व्हाइट कलर की बड़ी सी दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, तो समुद्र के देवता नेपच्यून जैसा इनका लुक लग रहा था। इनको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि समुद्र के देवता नेपच्यून ने अपना ट्रीडेंट, मतलब अपना त्रिशूल जो है वो फावड़े से एक्सचेंज कर लिया हो, स्पेड से बदल लिया हो। ये अपने प्लॉट में खड़े थे, वो सेलर की ड्रेस पहन के, इनकी लंबी सी व्हाइट बियर्ड थी, उनके हाथ में फावड़ा था। इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र के देवता नेपच्यून अभी अभी समुद्र से निकले हैं, उन्होंने वैसी पोशाक पहन रखी है, उनके जैसी ही व्हाइट बियर्ड इनके पास थी और उन्होंने अपने त्रिशूल की जगह फावड़ा हाथ में ले रखा है, ऐसा लग रहा था। और उनके इस अपीयरेंस को देख करके साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है उनकी पास्ट लाइफ जो कि उन्होंने सी में बिताई थी और उनकी प्रेजेंट सेटल्ड लाइफ जो कि वो उस कॉटेज में बिता रहे थे। He then suggests Bessie is already provided for in a manner, indirectly referring to marriage, and concludes that the best of it with the girls, the husbands. Bessie's silent reply hints at possible discomfort. कैप्टन हैगबर्ट आगे बताते हैं बेसी को कि बेसी तुम्हारे प्रति भी तुम्हारे फादर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, और इनडायरेक्टली रेफर करते हैं शादी की तरफ कि तुम्हारे फादर की भी एक जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी शादी करवाए। और आगे निष्कर्ष निकालते हैं और बेस्ट तरीके से अगर कोई फादर अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता है वो होता है बेस्ट काइंड ऑफ हस्बैंड अपनी लड़की को प्रोवाइड करके। इस तरीके से वो इनडायरेक्टली इसको मैरिज के लिए हिंट दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं अपने बेटे के साथ मैरिज करने के लिए। इस बात का बेसी बड़ी साइलेंटली रिप्लाई देती है, कुछ कहती नहीं, वो कोई भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते हैं। और इस साइलेंट रिप्लाई को देखकर पता चलता है कि वो पॉसिबली काफी डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। Bessie's care is shown when she put the hat on old Carville, who sat mute and motionless like an idol, suggesting his lifeless and rigid state.
जोसिया कार्विल जोर जोर से जंगली जानवरों की तरह बेसी पे चिल्लाने लगता है, तो बेसी आकर के चुपचाप वो हैट उठाकर उनके सर के ऊपर रख देती थी और इस तरीके से अपनी केयर और रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करती थी। उसके फादर चुपचाप बिल्कुल हिले डुले बिना वहां पर मोशनलेस एक आइडल की तरह, एक मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। वो एक बेजान जानवर की तरह भारी भरकम शरीर के साथ म्यूट और मोशनलेस एक मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं और इनकी बेटी बेसी आकर के उनके सर पे हैट रखती है जब वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और इस तरीके से अपना लव और केयर शो करती है अपने फादर के लिए। He would only howl for her and use abusive terms. मिस बेसी के फादर जोसिया कार्विल सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर हॉल किया करते थे, जोर जोर से चिल्लाया करते थे और उसके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया करते थे। While Bessie never answered him at all, जबकि बेसी उनको कोई वर्बली रिप्लाई नहीं देती थी, बस वो आकर के उनको अटेंड करती और उनको जिस भी चीज की नीड होती वो उनको प्रोवाइड करवाया करती थी। She managed him calmly until he stopped at once he put the hat. बेसी कार्विल अपने फादर जोसिया कार्विल के इस नेचर को जानती थी और वो बड़ी शांति से उनको मैनेज किया करती थी। वो आकर के चुपचाप वो हैट उनके सर पे रख देती है और वो एकदम से चुप हो जाते हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि उसके फादर फिजिकली कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे अपनी बेटी के ऊपर। During their walk, he weighed heavily on her arm and she seemed to be dragging the burden of that infirm bulk. शाम को जब वो वॉक के लिए लेकर जाती थी, अपने फादर को घुमाने के लिए लेकर के जाती थी, तो उसके फादर अपना वो भारी भरकम वजन, पूरा का पूरा वजन उसकी आर्म, उसके बाजू के ऊपर डाल देते थे और वो बेचारी, उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो ड्रैग कर रही है, वो खींच रही है उस भारी भरकम शरीर को। वो अपनी तरफ से बिल्कुल कोई भी एफर्ट नहीं करते थे आगे मूव ऑन होने का, चलने का। वो अपना सारा भारी भरकम शरीर का वजन उस लड़की के ऊपर डाल देते थे और वो आउट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव वो उस पूरे वजन को कैरी करके उनको वॉक करवाने ले जाती थी। The creeping slowness of their gait made them easily recognizable to the town people, while Captain Hagbard, pottering aimlessly, would often watch them. अब जब वो वॉक करने के लिए जाती थी अपने फादर को लेकर के, जिनका शरीर इतना भारी भरकम था और वो बिल्कुल भी एफर्ट करने के लिए, अपना वजन खुद उठाने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो बिल्कुल क्रीपिंग करते हुए धीरे धीरे, रेंगते रेंगते, मतलब बहुत ही धीमी चाल में वो चलते हुए जाते थे। और उनका ये चलने का जो अंदाज था, उनकी जो धीमी धीमी और स्लो वॉक थी, उसकी वजह से टाउन के लोग उनको रिकॉग्नाइज कर लेते थे, पहचान लेते थे बहुत ही दूर से, क्योंकि उनका अपीयरेंस भी कुछ ऐसा होता था जहां पर बहुत ही भारी भरकम वजन को उठाकर ले जा रही है एक लड़की। जबकि कैप्टन हैगबर्ड अपने प्लॉट में इधर उधर वॉक करते हुए उन पे नजर रखा करते थे, उनको देखा करते थे कि वो कितनी दूर तक पहुंच गए हैं। तो एक बाप बेटी का अपीयरेंस ही कुछ ऐसा लगता था जिससे कि लोगों को देखकर इस लड़की के ऊपर काफी दया आ जाती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस पार्ट 2 का थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर अपन ने बेसी कार्विल का अपने फादर जोसिया कार्विल के साथ में रिलेशन देखा, जो कि काफी बर्डन था, काफी बोझ महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो इस बोझ को सहन कर रही है चुपचाप बिना किसी कंप्लेन के। उसके फादर ब्लाइंड है, फिजिकली डिपेंडेंट है अपनी बेटी के ऊपर, और जब भी उनको अपनी बेटी की जरूरत पड़ती थी तो वो अब्यूजिव वर्ड्स का यूज किया करते थे, काफी हार्श लैंग्वेज का यूज किया करते थे बेसी को बुलाने के लिए। और बेसी इन रिटर्न वर्बली उनको कोई रिप्लाई नहीं करती थी, बस उनको अटेंड करती और उनको जो भी काम होता वो उनका कर दिया करती थी। हर शाम को वो उनको वॉक करने के लिए लेके जाया करती थी समंदर के किनारे। जब वो वॉक के लिए जाया करते तो उनके फादर अपने शरीर का सारा वजन बेसी के ऊपर डाल देते थे, बिल्कुल भी अपना वजन उठाने के लिए वो तैयार नहीं थे, मतलब उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था बेसी के ऊपर। इस तरीके से बेसी कार्विल की लाइफ हमें दिखाई है जो काफी सप्रेस्ड है, इमोशनली भी, फिजिकली भी। उसकी लाइफ में हमें देखने को मिलती है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सफरिंग और सेक्रीफाइसेस एंड इमोशनल सप्रेशन। So, dear students, we are done for today. We have completed part 2 of our chapter. Tomorrow, चैप्टर काफी लेंदी है, इसको हमें सीरीज में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर हम जल्दी आपसे मिलेंगे। Till then, goodbye, have a nice day. And if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like.